Glycolysis, also called Embden-Merov pathway. This takes place in all the cells of the body. इसका एक anaerobic pathway है, एक aerobic pathway, एक anaerobic pathway है. अभी aerobic pathway से pyruvate बनता है and anaerobic pathway gets us lactate, जो कि pyruvate में lactate dehydrogenase डालने से बन जाता है. राइट. अभी कैसा रहता है, इसमें 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं. एक हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज वाला, एक फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला विच इज द कमिटेड रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, एंड देन पायरुवेट काइनेज वाला स्टेप. ठीक है. अभी इंट्रोडक्शन में देयर इज अ कपल ऑफ पॉइंट्स वी मस्ट डिस्कस बिफोर मूविंग इनटू द साइकिल इटसेल्फ. पहले तो हेक्सोकाइनेज वर्सेस ग्लूकोकाइनेज कर लेते हैं. इसका कैसा रहता है, लो अफिनिटी हाई के एम वैल्यू, सॉरी, इसका अफिनिटी हाई रहता है, के एम वैल्यू कम रहता है. इसका अफिनिटी कम रहता है, के एम वैल्यू इज हाई. This acts on hexose sugar, this acts on glucose sugar, and then this is inhibited by glucose 6 phosphate, this is not inhibited by glucose 6 phosphate. ये लो शुगर में भी काम कर सकता है, एंड ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा भी ग्लूकोज अगर हो गया तब भी ये काम कर सकता है. दैट्स हेक्सोकाइनेज वर्सेस ग्लूकोकाइनेज. एंड नाउ इसमें as this occurs in all cells of the body, इसमें aerobic pathway, anaerobic pathway. Anaerobic pathway का क्या रहता है, this is the only source of energy for RBCs. Most of the energy for carcinogenic cells is derived from this, and then this all anaerobic pathway also provides skeletal muscle को energy. Okay. इसका एक क्लिनिकल एप्लीकेशन है दैट गोज लाइक सोडियम फ्लोराइड इज टू पोटेशियम ऑक्जेलेट को 1:3 में अगर हम मिक्स करते हैं, सो दिस इनहिबिट्स इनोलेज एंड दिस एक्ट्स एज एन एंटीकोआगुलेंट. अगर हम इसको डाल के ग्लूकोज एस्टिमेशन करते हैं तो विल गेट अ प्रीसाइज वैल्यू. अदरवाइज क्या होता है, ग्लूकोज जैसे ही प्रोसेस होता है तो 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर ग्लूकोज कम होते रहते हैं, और ये अगर डाल देंगे तो वो नहीं होगा. तो ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगा क्योंकि इनोलेज एंजाइम को सोडियम फ्लोराइड ने इनहिबिट कर दिया. एंड नाउ वी मूव टू द साइकिल. बेसिकली साइकिल हैज ग्लूकोज 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate, dihydroxy acetone phenol, glycerol डिहाइड 3 phosphate. अभी हम इससे साइकिल कंटिन्यू करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. उससे हमको मिल जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनैल पायरुवेट. उधर से आ जाएगा पायरुवेट, उधर से आ जाएगा लैक्ट. ठीक है. अभी हम देखते हैं इसमें एंजाइम्स क्या होते हैं. फर्स्ट एंजाइम इज ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, डिपेंडिंग ऑन हेक्सो शुगर है कि ग्लूकोज शुगर है, कम शुगर लेवल है कि ज़्यादा शुगर लेवल है. उसके बाद क्या आएगा, आइसोमरेज. फिर आ जाएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. उसके बाद इधर आ जाएगा एल्डोलेज. इन दोनों के बीच में आ जाएगा आइसोमरेज. ठीक है. इन दोनों के बीच में आ जाएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा अपना, यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है तो यहाँ पे पायरुवेट काइनेज. दिस इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल स्टेप. दिस एंड दिस आर इरिवर्सिबल स्टेप्स. एक के बीच में आ जाएगा DKME, दैट गोज लाइक इनोलेज, म्यूटेज, काइनेज एंड डिहाइड्रोजनेज. ठीक है. अभी एनर्जेटिक्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में ATP यूज होता है. ठीक है. और इस स्टेप के बाद फर्स्ट स्टेप में ये होता है, एंड
लास्ट स्टेप में भी ये होता है। ठीक है, इसके प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग स्टेप्स में एटीपी प्रोड्यूस होता है। इसके पिछले वाले स्टेप में एज इन ये वाला स्टेप यहाँ पे ए प्रोड्यूस होएगा एंड इनोलेस के साथ में Mg2+ यूज होता है। ठीक है, तो अभी एनर्जेटिक्स देखा जाए तो दो एटीपी दो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन की वजह से 4 एटीपी मिल जाता है। इससे 2.5 और इससे 2.5 मिला के 5 एटीपी मिल जाता है और इधर 2 यूज़ होता है तो -2 हो जाता है। दैट गिव्स अस 7 एटीपी, राइट। दिस इज इन एरोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन में ये जो NADH है इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 - 2 2 आ जाएगा। और अगर हम मसल में बात करें, मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज इनहिबिटेड, तो ये वाला एटीपी तो यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे खाली +4 -1 आ जाएगा, तो मसल में 3 एटीपी यूज़ हो जाएगा। दिस इज इट फॉर एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे और ग्लाइकोलाइसिस। तो फिर जो 3 मेन एंजाइम्स है, की एंजाइम्स है ग्लाइकोलाइसिस का, जैसे कि पायरुवेट काइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड हेक्सो और ग्लूकोकाइनेज, ये तीनों इंसुलिन में एक्टिवेटेड रहते एंड ग्लूकागॉन में डीएक्टिवेटेड रहते। ठीक है, एंड देन वन एक्स्ट्रा फैक्ट कि 10% of glycolysis gets diverted to the RBCs, erythrocytes। क्यों? क्योंकि इनको बनाना है 2,3-BPG जो RBCs में लेके देना है। वो कैसे बनता है? जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। ये डायरेक्टली भी हो जाता है डिहाइड्रोजनेज से, बट हम इस पाथवे को ऑल सेल से लेके RBCs में डाइवर्ट कर देंगे। हम बिस फॉस्फोग्लिसरेट न्यूटेज यूज़ करेंगे, 2,3-BPG बन जाएगा एंड हम यहाँ पे फॉस्फेटेज यूज़ करके इसको वापस कर देंगे, तो इसको RL साइकिल या रैपोर्ट ल्यूबेरिंग साइकिल बोलते हैं। इससे क्या होता है, एक तो बोर का राइट शिफ्ट होता है, ये अगर नॉर्मल है % सैचुरेशन का, तो फिर दिस इज विथ PCO2 हाई 2,3-BPG एंड PO2 लो। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ बफर। तीसरा चीज़ क्या होता है, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यूज। चौथा चीज़ क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन है उसका सेंट्रल मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 2,3-BPG रहता है। Now let's talk about PDH कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट किया जा सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पायरुवेट एंड एसिटाइल, पायरुवेट का हम ऑक्सीडेटिव डीफॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए यूज़ होगा PDH कॉम्प्लेक्स और उसमें ये हो जाएगा NAD+ से NADH.H+ एंड कोएंजाइम SH से कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जो PDH कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है, PDH कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट 5+3 एंजाइम एंड कोएंजाइम्स। ठीक है, कोएंजाइम्स क्या है, इसी ऑर्डर में याद रखना है, TPP, NAD, FAD and coenzyme and lipoic acid। and 3 enzymes के pyruvate dehydrogenase, dihydroxy lipoyl transacetylase and dehydrogenase। dihydroxy lipoyl transacetylase, dihydroxy lipoyl dehydrogenase। अभी we'll focus on the reaction itself, extended form of the reaction। तो रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा PDH सॉरी पायरुवेट वेट से स्टार्ट करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एंजाइम था TPP से हाइड्रोक्सी इथाइल
ATPP बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट से ऊपर जाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या था, लाइपोइक एसिड, तो इसको लाइपोमाइड लिखेंगे। तो OR, ठीक है, एसिटाइल लाइपोअमाइड, रिड्यूस लाइपोअमाइड, ऑक्सीडेटेड लाइपोअमाइड, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोएंजाइम SH से एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट वेयर इट एंड्स। यहाँ पे हम फिर लाइपोअमाइड, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम लाइपोअमाइड हो गया, फिर एसिटाइल कोएंजाइम हो गया, उसके ऊपर जाएंगे FADH2। उसके बाद हम और एक स्टेप NAD प्लस NADH.H+, और NAD से क्या होता है, ETC में 2.5 ATP मिल जाता है। दिस इज द होल रिएक्शन। इसमें खाली 5 कोएंजाइम नहीं, 3 एंजाइम्स भी यूज हो रहे थे। तो पहला एंजाइम इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, दूसरा एंजाइम इज डाइहाइड्रोक्सी लाइपोल ट्रांसएसिटाइलेज, तीसरा एंजाइम एसिटाइल को एंजाइम लेने दी FADH की तरफ, एंजाइम 3 इज डाइहाइड्रोक्सी लाइपोल डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। दिस इज PDH कॉम्प्लेक्स। एंड PDH का रेगुलेशन कैसे होता है, एक तो एसिटाइल कोएंजाइम में जब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, लिख लेना। और NAD प्लस से NADH.H+ बनता है जो 2.5 ATP देता है, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मेंशन किया जा सकता है। एंड देन क्या होगा कि उसका एक तो कोवैलेंट मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि इट ओनली वर्क्स इन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेज, फॉस्फोराइलेटेड स्टेज में PDH कॉम्प्लेक्स इज इनएक्टिव, फर्स्ट चीज़। दूसरा चीज़, एसिटाइल कोएंजाइम पे कॉजेस, मतलब इसका रेगुलेशन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में एंड NADH इसका रेगुलेशन करता है। इसका एक क्लिनिकल एस्पेक्ट है, वार्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम। क्या होता है ना, थायामीन अगर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ ड्यू टू अल्कोहलिज्म, या फिर थायमीन पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो PDH कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट इज वार्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम। इसमें 3 न्यूरोलॉजिकल एंड 2 साइकियाट्रिक सिम्टम्स आते हैं। न्यूरोलॉजिकल क्या है, ग्लोबल कन्फ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटैक्सिया, और 2 साइकियाट्रिक सिम्टम क्या है, मेमोरी लॉस एंड साइकोसिस, ठीक है। तो दैट इज PDH कॉम्प्लेक्स।